हेलो एवरीवन, आप सभी का आज हमारे CUET एकेडमी पे स्वागत है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि ये टोटली डेडिकेटेड है जिन बच्चों का लो स्कोर आया है, अभी जो प्रोविजनल आंसर किया आया है उससे मिलाने के बाद। चलिए ठीक है, आगे हम इस पे बात करते हैं। और इस पे बात करते करते हम एक चीज की आपको एश्योर कर देते हैं कि आपको इतनी तो क्लैरिटी आ ही जाएगी कि अगर आपका लो स्कोर भी है तो आप किस तरीके से दूसरे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए ठीक है, और इसको आगे करते हुए इस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। और इस पे डिस्कस करने के लिए आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि आपने जो भी अपना प्रोविजनल आंसर की से अभी तक जो भी मिलाया हुआ है कितना स्कोर आया हुआ है, क्योंकि वो कुछ हद तक आपको एक आइडिया दे सकता है कि कितना आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और किस यूनिवर्सिटी में आपका लगभग एडमिशन हो सकता है। क्या आपका मनचाहा यूनिवर्सिटी है या आपका मनचाहा यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वो नेक्स्ट कौन सा यूनिवर्सिटी हो सकता है। चलिए ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो लो स्कोर पे है। जिन बच्चों का लो स्कोर आया हुआ है वो अब करे तो करे क्या, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफी दुखी है, क्योंकि उनको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि इस तरीके की मार्किंग होगी या इस तरीके का उनका स्कोर आएगा। क्योंकि उनको अगर एक्सपेक्टेशन था 700 का, अगर उनको 700 का एक्सपेक्टेशन था तो उनका जो मार्क्स आया हुआ है वो किसी का 500 दिख रहा है तो किसी का दिख रहा है, मतलब कुछ अलग अलग आपको स्कोर दिख रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये अभी प्रोविजनल आंसर की है, ये फाइनल आंसर की नहीं है। और प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में फर्क होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा नॉर्मलाइजेशन। अब ये सबसे बड़ा फैक्टर क्यों है, इस पे बात कर लेते हैं। आपको बिल्कुल भी हताश और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी जितना भी आपका स्कोर आया है वो फाइनल स्कोर नहीं है। क्योंकि CUET में जो उसका रिजल्ट होता है उसका जो आंसर की होता है अभी एक बार और रिवाइज होगा। और वो रिवाइज किस बेसिस पे होगा, जो आपने क्वेश्चन को चैलेंज किया होगा, जो आपने इसमें क्या कंप्लेंट डाला होगा कि ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है इसमें है, तो उसके बाद एक फाइनल आंसर किया आएगा। उस फाइनल आंसर की में आपके चैलेंजेस के साथ साथ एक प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का। तो आपको अब ये जानना जरूरी है कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। आपका स्कोर कम है तो उसके साथ क्या हो सकता है, अगर आपका स्कोर हाई है तो उसके साथ क्या हो सकता है। चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नॉर्मलाइजेशन पे अगर डिस्कस करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज होगा, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि कई शिफ्ट में हुए हैं पेपर। ठीक है, सबसे बड़ा चीज होता है शिफ्ट। और कई शिफ्ट में जब पेपर होता है तो टोटली क्या होता है, इसमें आप एक ही मार्किंग नहीं कर सकते हैं, इसको आपको नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि जिसमें डेंसिटी कम हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे बच्चों का, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इस वजह से इसमें नॉर्मलाइज करना उनकी कंपल्सन है उनका। तो इसके लिए अब क्या होता है, इसमें करते कैसे हैं नॉर्मलाइजेशन, चलो इसको जान लेते हैं। सिंपली समझो, नॉर्मलाइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर कोई भी एग्जाम अगर कई शिफ्ट में हो रहा है, इन डिफरेंट शिफ्ट, जैसे आपने हिस्ट्री डोमेन से अगर एग्जाम दिया हुआ है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर आपने हिस्ट्री डोमेन से दिया हुआ है, अगर 4 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है, 4 शिफ्ट, अगर 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो आपको क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि चारों शिफ्ट का पेपर एक जैसा आया होगा, ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। तो अब ये चारों शिफ्ट में डिफरेंट पेपर आया होगा, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पेपर इजी था, कौन सा पेपर हार्ड था, या कौन सा मॉडरेट था। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कोई भी कमीशन हो, चाहे वो NTA हो, चाहे पहले UGC थी, या पहले कोई भी कमीशन, या पहले यूनिवर्सिटी भी अगर हुई थी, मतलब करती थी अपना, तो इसमें सिंपल सा ऐसा करता है ये कि इन चारों शिफ्ट के पेपर को देख लेता है कि कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है। अगर वो हार्ड है पेपर, और हार्ड होने का मतलब हुआ कि आपका स्कोर लो होगा।
अगर इजी है तो आपका स्कोर हाई होगा। तो अगर एक बात सोचो कि एक सेक्शन का मार्क्स बहुत हाई है और एक सेक्शन का मार्क्स बहुत लो है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर जिसमें स्टूडेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है, लाइक एनटीए, ठीक है। तो अब एनटीए क्या करेगा? एनटीए क्या करेगा कि हार्ड वालों को, मतलब जो इजी वाले पेपर है उनको साथ में नॉर्मलाइज करेगा कि सबका स्कोर नॉर्मलाइज करके एक स्कोर दिखाई दे, जिससे जो बच्चे हार्ड वाले सेक्शन में थे उनको तकलीफ ना हो कि उन्होंने इतना लो स्कोर कैसे पाया, क्योंकि उनको ये भी ना लगे कि जो हमारा शिफ्ट इतना हार्ड था हमारे साथ क्या हुआ, इनजस्टिस हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन से क्या करते हैं, वो सारे बच्चों के साथ जस्टिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि मेरा पेपर बहुत हार्ड था तो मेरा नंबर स्कोर लो आया है, किसी का पेपर बहुत इजी था उसका हाई आया है, क्योंकि जो फाइनल आंसर की आएगा, जो फाइनल आंसर की आएगा वो सिंपली जो आप पे होगा वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आएगा। जो फाइनल आंसर की आएगा वो आपका एक ऐसा आंसर की होगा कि जो आप जिससे अपना मिला सकते हैं, जो उसके बाद रिजल्ट आएगा वो आंसर की के बाद आंसर की को देखा जाएगा, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, फिर आपके पास रिजल्ट प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। आप रिजल्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हार्ड वाले और इजी वाले सबको एक लाइन में रख के एक पूरा का पूरा कट ऑफ बना दिया जाए, तो इजी वालों का ही कट ऑफ में नाम रहेगा, हार्ड वालों का बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसको जस्टिसेबल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसको नॉर्मलाइज किया जाता है। मेरा ख्याल है आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद सिंपल अगर बात किया जाए तो बच्चों का दिक्कत क्या है कि उनका एक्सपेक्टेशन से बहुत लो मार्क्स है। लोगों का कहना है कि बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, ठीक है, आंसर की में। अगर आंसर की में बहुत सारे मिस्टेक है तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है कि आपको कंप्लेन करना था। अब कंप्लेन की डेट जा चुकी है, चैलेंज का डेट खत्म हो चुका है, तो आपको क्या करना है, अब बस इंतजार करना होगा। रोने से या हताश होने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आप वहां पे बस इंतजार कर सकते हैं। अब आप अपने फाइनल आंसर की का, उसके बाद रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। और फाइनल आंसर की भी आपका रिजल्ट या स्कोर कार्ड नहीं होगा, मैंने फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद भी रिजल्ट नॉर्मलाइज होकर ही आएगा, ठीक है। और जब नॉर्मलाइजेशन होकर आता है तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। कम वाले के ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं, ज्यादा वाले को कम मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखना है। फाइनल आंसर की बस ये देखना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन रह तो नहीं गया है जिन्होंने मतलब जो एनटीए के द्वारा सही नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में कुछ और दिए गए हैं और उसका आंसर की बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं जो एनटीए के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। बच्चों ने चैलेंज भी किए, ज्यादा भी हो सकते हैं ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, हमारा जो क्या होगा कि हमें इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके परेशान होने से एनटीए के रिजल्ट या आंसर की पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं। ये बात हो गई हमारे लो स्कोर वालों की। तो लो स्कोर वाले अभी बिल्कुल भी हताश ना हो, क्योंकि लो स्कोर आने से इसका कोई भी अभी तक जितना भी आपका अभी नंबर है उसको लेके बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका जो शिफ्ट रहा हो वह हार्ड रहा हो सकता है जो जो जिनका आपके दोस्तों का नंबर ज्यादा है आंसर की से उनका सिर्फ इजी रहा हो। तो अभी आप रिजल्ट का वेट करिए, रिजल्ट की वेट करिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए। सेकंड जो हमारा है कि डीयू, डीयू की बात मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस जो उनके प्रॉपर जो होते हैं वो बहुत सारे उसमें कॉलेजेस होते हैं, और एक होता है ऑफ कॉलेजेस, ऑफ सेंटर्स होते हैं उनके, ठीक है। जो उनके ऑफ कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत लो स्कोर पे एडमिशन होता है। आपको अगर नहीं पता है
तो आपको ये जानकारी हमारे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा और आप इससे जुड़े रहिए और आपको इससे जानने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ इसका कि जितने भी कॉलेजेस अटैच होते हैं डीयू में, जितने भी अटैच हैं, उसमें दो तरीके के कॉलेजेस, एक उसका मेन सेंटर होता है, मेन कैंपस जैसा होता है, एक उसके ऑफ कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, जो उसके ऑफ इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस होते हैं उसमें स्कोर 500 600 तक के बीच में भी हो जाता है एडमिशन। और जो उसके मेन कैंपस है उसमें आपको पता ही होगा कि वो 750 या 777 भी स्कोर गया हुआ है कट ऑफ। तो ये कट ऑफ है, सोचिए इससे कितना हाई होगा नंबर। तो डीयू में आपको पता है कि सिक्योर, अपने आप को डीयू के लिए सिक्योर करने के लिए आपका मार्क्स काफी हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अभी प्रोविजनल आंसर की से भी काफी नीचे हैं तो आप रिजल्ट का तो वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहूंगी आप अदर कॉलेजेस में भी, ऑफ कॉलेजेस भी हैं, उसमें भी अपने आप को रजिस्टर्ड करिएगा, उसके काउंसलिंग पोर्टल पे जाके उसमें भी आप रजिस्टर्ड करिएगा एक तरीके से, और आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी अपने आप को एनरोल करने की कोशिश करिएगा, रजिस्टर्ड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका सपना है और आपको पूरा करना है। हम बस आपकी सहायता कर सकते हैं और हमारा सहायता सिर्फ इतना हो सकता है कि हम आपको वो जानकारी दे सके जो CUET से रिलेटेड है, जो 2025 के रिजल्ट से रिलेटेड है, और जो हमारे कोर्सेज होंगे 2026 में, और जो हमारे आगे के आने वाले वीडियोस होंगे सिलेबस से रिलेटेड, हम उसमें आपको कुछ आइडिया दे सकते हैं। और अगर आप और भी चीजों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इस पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।